नमस्कार दोस्तों, सारस्वत दीप्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं दीप्ति सारस्वत आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज है 31 जुलाई और प्रेमचंद का जन्म दिवस। इसी उपलक्ष्य में मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ राम वृक्ष बेनीपुरी का लिखा गया एक संस्मरणात्मक निबंध, और यह निबंध है प्रेमचंद के बारे में। शीर्षक प्रेमचंद अमर हूँ। मैं इस निबंध के कुछ अंश आपको पढ़ के सुना रही हूँ। महत्वपूर्ण निबंध है, गौर से सुने और चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं आप। प्रेमचंद अमर हूँ। काशी कंपनी बाग के निकट का वह चौराहा, एक साधारण सा व्यक्ति खड़ा, कद, पोशाक, खड़े होने का ढंग सभी साधारण। जिंदगी की कितनी धूप छाहों के चिन्ह लिए गोरा चेहरा, ललाट में कितनी सीधी रेखाएं, गालों पर कितनी सिकुड़ने, बेतरतीब सी मूछें, दाढ़ी मानो कई दिन से नाई की प्रतीक्षा में। शरीर में कमीज, उसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए, एक हाथ में छाता, एक हाथ से वह उड़ उड़ कर ललाट से छेड़खानी करने वाले बालों को संभाले या बिगड़ैल मूछों को, साफ सी दिखने वाली धोती और साधारण सा ही जूता। वह उत्सुक आंखों से एक ऐसे इक्के की तलाश में है जिस पर सवारी की एक ही जगह बची हो और जो छावनी की ओर जाता हो। जब भाई शिव पूजन जी ने बताया कि यही हैं हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी, तब मुझे कम आश्चर्य न हुआ, क्योंकि उस समय मैंने साहित्य क्षेत्र में प्रवेश ही किया था और इसे सोने और शहद से भरा पूरा समझ रखा था। साहित्य के क्षेत्र को राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने सोने और शहद से भरा पूरा समझ रखा था। उपन्यास सम्राट और इस सीधे सादे वेश में। यह तो अब समझ रहा हूँ कि लक्ष्मी और सरस्वती की सौतिया डाह वाली नानी की कहानी में कितना सत्य है। इसके बाद लगभग 2 वर्षों तक प्रेमचंद जी से प्राय भेंट होती। मैं बालक के संपादन और छपाई के सिलसिले में ज़्यादातर काशी ही रहता और प्रेमचंद जी वहीं अपनी सरस्वती प्रेस चलाते। प्रेस की हालत अच्छी नहीं थी। प्रेमचंद जी उसे ठिकाने पर लाने के लिए काफ़ी मेहनत करते। 10 बजे दिन से शाम तक जुटे रहते। मेरा ख्याल है किसी अच्छे सहकारी या सेवक के अभाव के कारण अत्यधिक मेहनत और चिंता करने से ही प्रेमचंद जी पर मृत्यु का वार इतनी जल्दी हुआ। सचमुच जब कभी सोचता हूँ कि प्रेमचंद जैसे कलाकार को भी तंगदस्ती और झंझटों से लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, तब अपने साहित्य के विकास की अवस्था का अंदाज़ा लगा पाता हूँ। उफ, अभी हमारे लिए दिल्ली दूर है। उनके बारे में मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो कह सकता हूँ वह यही कि आत्मा से साधारण सा दिखने वाला यह व्यक्ति आदमी की हैसियत से भी साधारण ही था, आदमी की हैसियत से भी साधारण नहीं था। उसकी इस साधारण सी सूरत शक्ल के अंदर एक महान आत्मा छिपी थी। आप उसे गुदड़ी में लाल कहो या मेरी भाषा में राख से ढकी चिंगारी कहो, सभी महान पुरुषों की तरह वह सीधा साधा था, इसलिए वह सदा झंझटों में रहा। लोगों ने उससे फायदे उठाए, उसे धोखे तक दिए, वरना वह भी ठाठ की जिंदगी बसर करता। दुनिया की नज़रें उसकी चकाचौंध का लोहा मानती, किंतु उसके सीधेपन में एक बांकपन भी था जो उसे सभी असाधारण पुरुषों की तरह बनाता था। इसी बांकपन ने उसे समाज और सरकार और पूंजीवाद से मोर्चे पर मोर्चे लेने के लिए प्रेरित किया। उसके हाथ में कलम थी तो क्या हुआ, वह एक योद्धा था। जब उसने देखा समाज उसके प्रेम संबंध में बाधक हो रहा है, उसने उसे जमकर ठोकर लगाई। जब देखा सरकार अनीति की राह पर बेधड़क बढ़ी चली जा रही है, उसने उससे संबंध विच्छेद कर लिया। जब देखा शुद्ध साहित्य के क्षेत्र में भी पूंजीवाद अपना विषैला प्रभाव जमाए जा रहा है, उसने उसके खिलाफ युद्ध किया। अपना प्रेस, अपना प्रकाशन, क्या वह इनसे पैसे बटोरकर मालामाल होना चाहता था? नहीं, गलत। यदि उनकी यही कामना होती तो उसकी प्रेस, पत्रिका और परिवार को हम किसी दूसरे ही रूप में देखते। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो रद्दी चीज़ों का प्रकाशन करके लखपति बन गए।
फिर प्रेमचंद का क्या कहना, किंतु यहाँ तो उसका बांकपन था, टूट जाए पर मुड़े नहीं, एक अड़ एक टेक। हिंदी के इतिहास लेखकों ने हमारे साहित्य के काल निर्देश में मनमाने ढंग से काम लिया है। उसकी कोई वैज्ञानिक भित्ति नहीं है। साहित्य हमारे समाज का दर्पण है। सरह से लेकर आज तक का हमारा इतिहास इन 10-1200 वर्षों के हमारे समाज की जीती जागती तस्वीर है। इसके दरमियान समाज जिस तरह सोया, जिस तरह करवटें बदली, कभी उठा कभी फिर चादर तान कर सो गया, ठोकरों ने जिस तरह उसे फिर जगाया, और आज वह जिस कश्मकश में है, सबके अलग अलग चित्र हमारे साहित्य में मौजूद हैं। सरह, चंद, विद्यापति, कबीर, तुलसी, सूर, बिहारी, भूषण, हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, जिस दिन आप अपने साहित्य का काल विभाजन वैज्ञानिक भित्ति पर करेंगे, इन्हीं को आधार मानकर आपको चलना पड़ेगा। सरह, हमारा समाज बौद्ध धर्म से हटकर तंत्रवाद का पूजक है। दुनिया रहस्यमय और सबसे रहस्यमयी नारी। चंद, बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया के रूप में क्षात्र धर्म, किंतु विलासिता साथ साथ। विद्यापति, हिंदू धर्म राज्य से वंचित, विलासिता में डूबा। कबीर, पराजय को समन्वय में बदलने की चेष्टा। नोट कर सकते हैं आप इन बातों को। तुलसी, नश्वरता पर भक्ति का पुट। सूर, भक्ति में श्रृंगार का पुट। बिहारी, श्रृंगार ही श्रृंगार, यानी विलास का घनघोर दौर। भूषण, फिर एक जागरण, किंतु क्षणिक। हरिश्चंद्र, एक नई शक्ति ने नई ठोकरें लगाई, जागो जागो रे भाई की पुकार। प्रेमचंद, हमारे पीड़ित समाज में एक नए वर्ग की अगवानी की सूचना, और चूंकि यह नया वर्ग एक बिल्कुल नए समाज के पुनर्गठन की सूचना देता है, अतः इनमें भी प्रेमचंद की महत्ता कहीं अधिक व्यापक है। सरह से लेकर हरिश्चंद्र तक यद्यपि कितने ही उत्थान पतन हुए हैं, तथापि इनका नेतृत्व एक ही वर्ग के हाथ में रहा है। हमारे हिंदी साहित्य का जन्म उस समय हुआ जब भारत सामंतशाही युग से गुजर रहा था। संयोगवश देशी सामंतशाही बहुत बिखरी और ढीली ढाली थी। कुछ विदेशी कबीले इस पर टूट पड़े, दोनों लड़े, विदेशियों की विजय हुई, किंतु जहां उनकी तलवार जीती, वहीं हारे हुए लोगों की तहजीब ने उन पर विजय प्राप्त की। तहजीब, सामंतशाही तहजीब। कुछ दिनों तक लोगों इनमें खूब घुटी आपस में, फिर कश्मकश शुरू हुई। इतने में एक तीसरी शक्ति कूद पड़ती है। वह इन दोनों से मजबूत थी, क्योंकि वह उनके युग से गुजरकर आगे के युग में पैर रख चुकी थी। यानी यह तीसरी जो शक्ति थी, सामंतशाही के बाद के वर्ग पूंजीशाही का प्रतिनिधित्व करती थी। पूंजीशाही जीती, सामंतशाही हार गई। पूंजीशाही के दौर शुरू हुए और उसने सामंतशाही की ठठरी कहीं कहीं भले ही रख छोड़ी, किंतु उसने उसका सत्य जो था वो जरा भी नहीं छोड़ा, यानी कि तौर तरीके पूंजीवाद के भी वही रहे। उसने प्रत्यक्ष शोषण शुरू कर दिया, जिसका फल हुआ देश में ऐसे वर्गों का उदय जो अनादिकाल से थे, किंतु जिनकी ओर हमारा ध्यान नहीं गया था। पूंजीशाही जिस प्रकार सामंतशाही की ही पितृभक्त औलाद है, उसी तरह मजदूर किसान वर्ग पूंजीशाही की पितृघाती संतानें हैं। अब अपने साहित्य को देखिए, वह आज तक सामंतशाही को ही केंद्र बिंदु मानकर अपना क्रीड़ा कौतुक दिखाता रहा है। चाहे हम किसी दशरथ राजा के बेटे की गाथा गाएं या किसी शाह जी के पुत्र शिवाजी की, शिव सिंह हो या पृथ्वीराज, थे तो एक ही वर्ग के। जयपुर नरेश हो या कोई अन्य नरेश महेश, यदि कोई नहीं मिला तो स्वयं बेचारे श्री कृष्ण तो हैं ही, उन्हीं के सिर पे खेल लीजिए। पर इन सब के बीच एक ही वर्ग का सिलसिला है, स्थान काल पात्र से थोड़े विभेद के अनुसार। किंतु उस युग का तो खात्मा हो गया, अब तो युग पूंजीशाही का है। पूंजीशाही का यश गाइए या उसकी विद्रोही संतान किसान मजदूर का। यदि आप प्रगतिशील हैं तो आप किसान मजदूर को ही अपने पात्र बनाएंगे। प्रेमचंद ने यही किया।
यही उनकी कला की सबसे बड़ी खूबी है, जो उन्हें सदा के लिए अमर रखेगी। इस दृष्टि से देखिए तो आपको यथार्थ रूप में मालूम हो सकेगा कि प्रेमचंद जी कितने महान, कितने असाधारण पुरुष थे। आप उन्हें साहित्यिक नवयुग का अग्रदूत मज़े से कह सकते हैं। और जब आप यह देखेंगे कि इस वर्ग के इस प्रथम कलाकार ने ही अपनी कला को कितना मोहक, आकर्षक और रंगीन बनाया, तब तो आपको और भी ताज्जुब होगा। जिन्हें हम गूंगा मूक समझते थे, उन्हें उसने जुबान दी। जिन्हें हम अंधा सूर समझते थे, उनकी आंखों को उसने नूर दिया। झोंपड़ियों की कौन बात करे, खेत की मेड़ पर बनी मड़इयों तक को उसने बोलना, हंसना, प्यार करना, रोना सिखलाया। हमारे विविधतापूर्ण समाज की इस निचली तह में भी विविधता की कमी नहीं है। प्रेमचंद की कला ने यह बात स्पष्ट कर दी। उनकी कहानियां देखिए, पता चल जाएगा उनकी अंतिम रचना गोदान के एक पात्र, स्त्री और पुरुष, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। गरीबों के भी दिल होते हैं, वे भी प्रेम करते हैं, प्रेम के लिए कुर्बानियां करते हैं। उनमें भी सहानुभूति और संवेदना होती है, जो धनिकों की सहानुभूति और संवेदना की तरह उथली, केवल जुबानी नहीं होती। उनमें भी मान और सम्मान का ख्याल होता है, और उस पर आघात किया जाए तो जान लड़ाकर वे उसकी रक्षा करते हैं। हाँ, जिन्हें हम नरकंकाल समझते हैं, उनमें भी जोश है, गर्म खून है, प्रतिरोध की भावना है, लड़ने की ताकत है, बलिदान का मादा है, आदि बातें आप प्रेमचंद की कला में भरी पाएंगे। प्रेमचंद उस युग में हुए जब हमारा समाज, हमारा देश एक बड़े संक्रांति काल से गुजर रहा था। बड़ी छोटी शक्तियां आपस में टकरा रही थीं, जिनकी टक्कर वायुमंडल को बेतरह विक्षुब्ध किए हुए थी। कभी एक खास जगह में एक महाभारत हुआ था, आज तो ऐसे महाभारत संसार को छोड़िए हमारे देश के कोने कोने में हो रहे हैं। इन महाभारतों के सजीव चित्रण के लिए हमें एक वेद व्यास चाहिए था। प्रेमचंद हमारे इस युग के वेद व्यास थे। सेवा सदन से गोदान तक पढ़ जाना हमारे इस युग के इतिहास को पढ़ जाना है। वैसा इतिहास जो तारीखों और व्यक्तियों पर निर्भर न करे, उस अंतरधारा का सजीव चित्रण करता है जो समाज की रीढ़ है। उस साधारण छुर्रेदार चेहरे के अंदर बेतरतीब मूछ और उभरी सी भवों के बीच जो मामूली आंखें थीं, वे कितनी सूक्ष्मदर्शी, पारदर्शी थीं, इसका पता तब लगता है जब हम उनके पात्रों पर विचार करते हैं। राजकुमार से लेकर भिखमंगों तक, खूंखार सरहदी से लेकर भोले भाले किसान तक, खाना बदोश जिप्सियों की शोख औरतों से लेकर शत शत आंखों पर नृत्यशील नर्तकियों तक, अजी केवल मानवों की क्या बात, बैलों तक को उसने अपनी रचनाओं का पात्र बनाया। किंतु उसका चरित्र चित्रण कितना सच्चा, कितना स्वाभाविक, कितना सजीव हुआ है। पूंजीवाद, समाजवाद, किसान, मजदूर, हिंदू, मुसलमान, क्रिस्तान, बूढ़ा, जवान, बच्चा, खोमचे वाला, कलंदर, सपेरा, दानी सूम, राजा रंक, गृहिणी, भिखमंगे, ब्राह्मण, चमार, होली, ईद, अट्टालिका, झोंपड़ी, जो जहाँ हैं अपनी जगह पर है, अपने पन के साथ हैं। कहीं भी अस्वाभाविकता या बनावटीपन नहीं है। यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो संसार के कलाकारों में वह अपनी एक खास जगह रखते हैं। जब मैं उन्हें 10 बजे से 5 बजे तक प्रूफ करते या प्रेस के दूसरे झंझटों को सुलझाते देखता, फिर उनकी रचनाओं को देखता, तो मुझे आश्चर्य होता था कि वह कब समय बचाते हैं जो इतना लिख पाते हैं। उनका ऐसा बहुत कम समय बीता जब एकमात्र साहित्य निर्माण ही उनका पेशा रहा हो। कभी स्कूल मास्टरी, कभी प्रेस मैनेजरी, कभी संपादकी, कभी फिल्म निर्माता, यूं सदा किसी न किसी पेशे में वह जुटे रहे। तो भी यदि उनकी कृतियों को आप परिमाण के ख्याल से देखें तो आश्चर्य होगा। मालूम होता है उनके इस छोटे शरीर का जर्रा जर्रा साक्षात प्रतिभा था। यूं तो उनकी स्वतंत्र मौलिक रचनाएं भी हैं, आजकल के हमारे किसी साहित्यकार की कृतियों से परिमाण के ख्याल से भी बाजी मार सकती हैं। फिर यदि हम उसमें उनके द्वारा अनुदित और संकलित ग्रंथों को भी जोड़ दें तो वह अनायास ही बेजोड़ बन जाते हैं।
प्रेमचंद अपने उपन्यासों और कहानियों के लिए मशहूर हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उपन्यासों की अपेक्षा वे कहानी में ज़्यादा सफल हुए हैं। ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं कि उनकी कुछ चीज़ें बहुत शिथिल हैं, उनके नाम के अनुरूप नहीं हैं। पिछली बात का जवाब देना फिजूल है, ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी कह रहे हैं अपने शब्दों में। यह तो अपनी अपनी रुचि की बात है, कोई छोटी चीज़ें पसंद करता है, किसी की तृप्ति बड़ी चीज़ों से होती है। एक बात और भी है, प्रेमचंद के प्राय सभी उपन्यास समस्या मूलक हैं। हमारी समस्याओं को लेकर उन्हें उनके यथार्थ रूप में दिखाना, उन समस्याओं से उत्पन्न गुत्थियों को अलग अलग करके समझाना और फिर उन गुत्थियों के सुलझाव का अपना एक तरीका पेश करना, प्रेमचंद के प्राय सभी उपन्यासों का यह मूल उद्देश्य है। दृष्टिकोण के भेद से समस्याओं के रूप, फल और सुलझाव के बारे में भिन्न भिन्न राय हो सकती है। उन रायों की विभिन्नता से उपन्यासकार की प्रतिपादन प्रणाली पर हमें सहानुभूति या विरक्ति भी हो सकती है। फलतः उन उपन्यासों के बारे में राय भी अलग अलग हो सकती हैं, किंतु उपन्यासकार की सफलता अब देखें, इन चीज़ों को नोट करें। उपन्यासकार की सफलता उसकी कृतियों के विषय पर निर्भर नहीं माननी चाहिए। उसकी सफलता की मुख्य कसौटी है चरित्र चित्रण। सुमन सेवा सदन से, सूरदास रंगभूमि से या होरी गोदान से। इनकी जिंदगी की फिलॉसफी पे मत जाइए, देखिए जहाँ जिस रूप में इनके कार्य हुए हैं उनमें अस्वाभाविकता तो नहीं है। और इसमें भी एक बात का तो ख्याल रखिए ही कि प्रेमचंद कला के लिए वाले बेसिर पैर के जीव नहीं थे। वे आदर्शवादी लेखक थे, अतः साधारण कमजोरियों से अपने पात्रों को ऊपर उठाए रखना उनका कर्तव्य था। अब दूसरी बात पे आते हैं। उनकी कुछ रचनाएं मामूली हैं, मैं भी इस बात को मानता हूँ। कभी कभी मुझे भी इस बात पे झिझक हुई, किंतु इसमें एक बात याद रखनी है कि प्रेमचंद जी को किस परिस्थिति में रहकर ये रचनाएं लिखनी पड़ी। एक तरफ जीवन का युद्ध, वे दूसरी ओर आवश्यकताओं की चाबुकबाजी, तीसरी तरफ मानो जले पर नमक। हम और आप जैसे वे लोग जो अपनी पत्र पत्रिकाओं के नाम और गरिमा को ऊपर उठाए रखने के लिए मुफ्त लिखने को तकाजे के मारे उनको नाकों दम किए रहते थे। प्रेमचंद की कला, जैसा कि पहले कह चुका हूँ, हमारे साहित्य के उस क्षेत्र में प्रवेश करने की सूचना है जो अब तक अछूता रहा। यदि हम पारिभाषिक शब्दों की शरण लें तो प्रेमचंद हिंदी के प्रथम जन साहित्य निर्माता थे। हमारा साहित्य आज तक जमातों का चरण चुंबन करता रहा, अब वह जनता को अपना जीवन संगी बनाने जा रहा है। प्रेमचंद हमारे साहित्य के इस महान विच्छेद के स्तूप थे। इस बात ने जहां उन्हें साहित्यिक विकास के इतिहास में एक अनुपम स्थान दे रखा है, वहीं इसके चलते उनकी रचनाओं में एक गड़बड़ झाला भी है, जिसे हम लोग जो उनके साहित्यिक वंशधर हैं न भूलें। स्वभावतः और मुख्यतः प्रेमचंद जी जन साहित्य के निर्माता थे, किंतु उनकी रचनाओं में हम सामंतशाही युग की कुछ अस्फुट झलक भी पाते हैं। ऐसा होना स्वाभाविक भी था। हमारी जनता में अब तक की चेतना उतनी प्रस्फुटित नहीं हुई है और न हम जनसेवियों का आदर्शवाद ही उतना निखर पाया है कि इसके पूर्व युग के अविष्टांश की कोई छाया हम पर न पड़े। अतः हमारी रचनाओं में कुछ ऐसा गड़बड़ छाला होना कोई गैर मामूली बात नहीं है। मैंने स्वयं प्रेमचंद जी से इसकी चर्चा की थी। उन्होंने अपनी नई रचना गोदान तक प्रतीक्षा करने का मुझे आदेश दिया। गोदान निस्संदेह इस दृष्टि से उनकी पूर्व रचनाओं पर तरजीह पाने योग्य है, किंतु वहाँ भी वह निखार नहीं है। जो लोग जन साहित्य के निर्माण में प्रेमचंद जी के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि अपने उस महान नेता के अधूरे काम को उसके अनिवार्य परिणाम तक पहुंचाएं। यहाँ एक बात की और चर्चा कर देना ज़रूरी है, वह है भाषा के बारे में। प्रेमचंद ने हमें केवल जनता का साहित्य ही नहीं दिया, वरन वह साहित्य कैसी भाषा में लिखा जाना चाहिए उसका भी पथ निर्देश किया है। जनता द्वारा बोले जाने वाले कितने ही शब्दों को उनकी कुटिया मड़ैया से घसीट कर वह सरस्वती मंदिर में ले आए, और इसी प्रकार कितने ही अनधिकारी शब्दों को जो केवल बड़प्पन का बोझ लिए हमारे सिर पे सवार थे, इस मंदिर से
निकाल बाहर किया। हमें इस पथ पर भी आगे बढ़ना है। इसलिए कहता हूँ कौन? रामवृक्ष बेनीपुरी। इसलिए कहता हूँ प्रेमचंद अमर हों, अमर हो उनकी भावना, अमर हो उनकी भाषा। धन्यवाद।